हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग बहुत ही विस्तार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही सारी पहलुओं को भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको काफ़ी लंबा समय हो गया हो, डिटेल क्लास देखें और पॉइंट्स भूल गए हो तो फिर से वो रिकॉल हो जाए। और आज भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज जो आपका क्लास है इसमें आपको बहुत सारे सूचकांक भी देखने को मिलेंगे। आपको पता है सूचकांक हर साल प्रकाशित होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रकाशित होते हैं और हर साल देशों की स्थितियां बदल जाती हैं। फर्स्ट लास्ट, भारत का स्थान, ये सब हर साल हमें अपडेट होना पड़ता है। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि हम जो हमारे क्लास है इसमें हम ऐसे चीज़ों को नहीं शामिल कर रहे हैं जो कि हर 2 महीने, 6 महीने या साल भर बाद डेटा चेंज हो जाते हैं। क्योंकि 2021 के बहुत सारे डेटा आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे भी 2022 के नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी डेटा बदल जाएंगे। इस वजह से आपको यहाँ पे हम संस्थाओं को बताएंगे कि कौन से सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में भारत की स्थिति से ज़्यादा संस्थाओं का नाम पूछने लगा है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेटा कभी नहीं बदलता। जब भी आपको ये चीज़ें भूलें, आप वीडियो को चला करके अपनी नॉलेज को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे संस्थाओं के नाम मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी चीज़ों से आपको अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करें। हमेशा पहले जो पूछ रहा है सत्य या असत्य, इस पॉइंट को ध्यान दिया करें। अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम एक्साइटमेंट में आंसर को सही कर जाते हैं और ये नहीं देखते कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो आपको असत्य बताना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। क्या आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक चीज़ों को प्रदर्शित करता है? दूसरा है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। क्या ये पॉइंट सही है कि अर्थव्यवस्था में जो आपका समृद्धि है ये सिर्फ मात्रात्मक चीज़ों को प्रदर्शित करता है और जो विकास है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ों को प्रदर्शित करता है? आपको बताना बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या पहला गलत है, ऑप्शन बी में है, क्या दूसरा गलत है, ऑप्शन सी में है कि दोनों गलत है, और ऑप्शन डी में है कि कोई नहीं ऐसा है जो गलत हो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। और आपको मैंने बताया था समृद्धि और विकास में अंतर होता है, और समृद्धि मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि व्यक्ति का समृद्ध होना, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति का उसके पास होना, ये समृद्धि है। और विकास में गुणात्मक चीज़ें भी आती हैं, यानी कि समृद्धि के साथ साथ, पैसे के साथ साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी थिंकिंग, अच्छा रहन सहन, ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं डेवलपमेंट में। यानी कि डेवलपमेंट में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आपको पता है आजकल हम विकास से भी आगे की सोच रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं जिनका हमें कैसे उपयोग करें कि ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, हमेशा चलता रहे और जो प्राकृतिक चीज़ें, इनकी गुणवत्ता और इनकी क्वांटिटी भी बनी रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें ज़्यादा हो रही हैं। फिलहाल हमें जो है समृद्धि और विकास को देखना है। और आपको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। समृद्धि और विकास के बारे में आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बच्चों, पूछा है कि कौन सा गलत है, ये मिस्टेक होता है। असत्य कथन, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। फिलहाल यहाँ असत्य पूछा है तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो असत्य हो, यानी कि दोनों सही हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये ह्यूमन एरर है जो अक्सर हो जाता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन करें। आपको इसमें से सही कथन को ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला है, आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है एवं यह राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, यह अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है किसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। अगर आपने मेरी बात को समझा है तो आपको ये सॉल्व करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समृद्धि मतलब मैंने बताया कि पैसे की अर्निंग, समृद्धि, धन का अर्निंग, ये आपकी समृद्धि में आता है, यानी कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं। तो जिसमें आप देखेंगे, बात करेंगे देश की समृद्धि की, तो उसमें आपका क्या आएगा, राष्ट्रीय आय भी आएगा,
जीडीपी भी आएगा, प्रति व्यक्ति आय भी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी जो इनकम को बताएंगी, ये आपकी समृद्धि को बताते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे विकास की, तो विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था में जो जीवन की गुणवत्ता है इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों के पास अच्छी शिक्षा है कि नहीं, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं, उनकी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें बेहतर हो रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें विकास में आ जाती है। तो विकास काफ़ी व्यापक है और इसमें गुणात्मक चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपका सत्य कथन ही पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से कारक आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो आपकी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को प्रभावित करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा है पूंजी निर्माण की दर, और तीसरा है तकनीकी विकास, और चौथा है मानव संसाधन। तो अगर आपने समृद्धि और विकास को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कॉमन सेंस का हो चुका है, क्योंकि ये रटने वाला बिल्कुल नहीं बल्कि समझने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं, क्या पहला दूसरा तीसरा तीन सही हैं, या दूसरा तीसरा चौथा ये सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि सभी सही हैं। तो आपको पता है समृद्धि और विकास इन दोनों के लिए हमें ज़रूरत होता है संसाधनों की, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या वो मानव संसाधन हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता से समृद्धि भी आता है और विकास भी होता है। पूंजी निर्माण की दर अगर अच्छी है, बेहतर है, ज़्यादा है तो भी समृद्धि और विकास दोनों होगा। तकनीकी विकास अगर हो रहा है तब भी आपकी समृद्धि और विकास दोनों आएंगी, और अगर आपके यहाँ मानव संसाधन अच्छा है तो भी आपके यहाँ जो है समृद्धि और विकास दोनों आएगा। मानव संसाधन का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे पहले भी बताया था, हमारा देश दोनों संसाधनों में समृद्ध है, चाहे वो प्राकृतिक हो या वो मानव निर्मित हो। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों में से किसी की कमी नहीं है। मानव संसाधन कब होता है? आपको पता है भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या रखने वाला देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा युवाओं की संख्या है। अगर इन युवाओं को सही शिक्षा दिया जाए, सही स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये हमारे लिए संसाधन है, ये हमारे लिए कोई भी काम कर सकते हैं, हम इनका किसी भी तरह से कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये मानव संसाधन है। लेकिन अगर इस जनसंख्या को सही तरीके से डील नहीं किया गया, यानी कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हुई, इनको अच्छा ट्रेनिंग नहीं दिया गया, तो ये मानव संसाधन नहीं बल्कि मानव मुसीबत बन जाएंगे, मानव आपदा बन जाएंगे। क्योंकि ये जो युवा हैं अगर इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर ये गलत ट्रैक पे जाएंगे। इनकी जो एनर्जी है शारीरिक मानसिक उसका यूज़ नहीं होगा और वो फिर गलत जगह पे यूज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर इनका सही तरीके से उपयोग ना हो। तो मानव संसाधन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना प्राकृतिक संसाधन जरूरी है उतना ही मानव संसाधन भी जरूरी है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करते हैं आपकी वृद्धि और विकास को, यानी कि ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन सी चीज़ों को मिला करके जारी किया जाता है? आपको पता है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें हम देखते हैं कौन से देश की रैंकिंग में सुधार हुआ है, कौन से देश की रैंकिंग खराब है, कौन सा देश फर्स्ट पे है, कौन सा देश लास्ट में है, कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं या मानव विकास सूचकांक में किन चीज़ों को आधार बना करके प्रकाशित किया जाता है। पहला है पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षिक उपलब्धता। तीसरा जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय। और चौथा है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। आपको बताना बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पे जारी किया जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बेहतर शिक्षा को चेक करता है, ये बेहतर जो है प्रति व्यक्ति आय को चेक करता है, यह बेहतर जीवन प्रत्याशा को चेक करता है। यानी कि इन तीनों चीज़ों में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। अगर शिक्षा अच्छी है
तो व्यक्ति का मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा। और अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो जाहिर सी बात है घर हो या देश दोनों समृद्ध होंगे। इन 3 चीज़ों को ही मानक बना करके हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये जारी किया जाता है और इन्हीं तीनों चीज़ों में सारे विकास समाहित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन से आपके स्टेटमेंट में बातें की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, जीवन प्रत्याशा यानी कि आदमी कितना लंबा जिएगा, यानी कि उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी। शैक्षिक उपलब्धि यानी कि वहाँ पे लोग जो है शिक्षित कितने हैं, उनके शिक्षा का ड्यूरेशन कितना है, कितने लंबे समय तक का वो उनका शिक्षा अध्ययन का कार्यकाल है, ये चीज़ें ली जाती हैं। सिर्फ इतना नहीं कि वो शिक्षित है, कितने समय तक उसने शिक्षा अध्ययन किया है, इसको भी लिया जाता है, काफ़ी ब्रॉड स्तर पे लिया जाता है। और साथ ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि प्रति व्यक्ति इनकम कितना है। किसी भी देश की समृद्धि या उसके जो है इनकम को जानना हो तो प्रति व्यक्ति आय निकाल लीजिए, पता चल जाएगा वो देश समृद्ध है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ों को मानक बनाता है जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी संस्था जारी करती है। हम उसे आगे बताएंगे वो संस्था कौन सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और आपको पता है ये 3 मानक अगर कहीं बेहतर हो गए तो अपने आप वहाँ का देश, वहाँ के नागरिक, वहाँ की सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लगातार 2-3 वर्षों से खुशहाली रिपोर्ट में पीछे जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ऐसे लग रहा है जैसे दिन प्रतिदिन और दुखी हो रहे हैं, खुश होने के बजाय। जैसे कि सरकारें बड़े दावे करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन और दुखी होते जा रहे हैं। और हमसे ज़्यादा प्रसन्न तो सारी बच्चों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अन्य देश के यहाँ अच्छी स्थिति है। तो ये आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है। क्या ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्थाएं आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं, इसीलिए हमने कोशिश किया है ऐसी चीज़ों को शामिल करने का। आपको पता हो कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। हर साल आपको देखना होगा कि इस रिपोर्ट में इस बार कौन सा देश शीर्ष पे है और भारत का क्या स्थान है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अब संस्थाओं से बनने लगे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी संस्था है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता है। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। जहाँ पे विकास होगा वहीं पे खुशहाली होगी। आप इससे याद कर सकते हैं, आपका विकास समाधान नेटवर्क है जो कि ये रिपोर्ट जारी करता है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में भी बच्चों भारत का स्थान बहुत पीछे हो गया है। भारत पिछले साल की अपेक्षा 28 स्थान पीछे चला गया है और इस बार हम लोगों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है। यानी कि एक जो लैंगिक अंतराल है ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं देश की स्थिति और ख़राब हो रही है, क्योंकि ये अंतराल मिटना चाहिए, ये अंतराल ख़त्म होना चाहिए, उसके बजाय ये बढ़ते जा रहा है। और अगर लैंगिक अंतराल बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं समानता घट रही है और स्थितियाँ और ख़राब हो रही हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सी संस्था जारी करता है। क्या ये WHO का है, या ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, या ये रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। आपको बताना है वैश्विक जो आपका लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। पिछली बार 112 स्थान था और इस बार 140वां स्थान है। अब देखिए 2022 में क्या स्थिति होती है इस रिपोर्ट में हमारी। तो 2021 में हम 140वें स्थान पे हैं वैश्विक अंतराल रिपोर्ट में। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था है जो वैश्विक भूख सूचकांक जारी करती है। तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, चौथा है विश्व व्यापार संगठन। तो आपको बताना है बच्चों, और ये रिपोर्ट भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूखमरी में भी हमारी स्थिति और गंभीर होती जा रही है। हम पिछले साल की अपेक्षा और पीछे जा चुके हैं। पिछले साल हमारा 94वां स्थान था, इस बार हम 1 से 1वें स्थान पे आ गए हैं। तो ये स्थिति भी आपकी काफ़ी खतरनाक है कि जो आपका भूख की स्थिति है इसमें हम गंभीर स्थिति में है। भारत में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का संतुलित आहार नहीं प्राप्त हो रहा है और इसमें स्थिति
ठीक होने के बजाय और ख़राब हो रही है। समझ में नहीं आता कि जितने भी इंडेक्स हैं लगभग सभी में हमारी स्थिति पीछे क्यों जा रही है, हम दिन प्रतिदिन और ख़राब स्थिति में क्यों जा रहे हैं। बेहतर होना चाहिए सब कुछ, लोग जागरूक हो रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर भी स्थिति ख़राब क्यों हो रही है। इसमें अभी और विचार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आगे हम आपको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हमारे सपनों का भारत जो देखा था हमारे युवा लोगों ने, जिनको क्रांतिकारी कहा जाता है, वो कैसा था और जो आज भारत है ये कैसा है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बातें करेंगे बच्चों। मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते जो बेहतर है देश के लिए, जो बेहतर है युवाओं के लिए, जो बेहतर है समाज के लिए, उस बारे में ज़रूर बात करूँगी। आगे हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों से अपने विचारों को शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें पता चलें और आप एक जागरूक इंसान बने। किताबें रटना सिर्फ हमारा मोटिव नहीं है, हम एक जागरूक और सोचने वाले प्राणी हैं, इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा संगठन है जो कि वैश्विक भूख सूचकांक के रिपोर्ट को जारी करता है और आप इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। जैसे विश्व व्यापार संगठन ये रिपोर्ट बिल्कुल जारी नहीं करेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ और यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान जो है वही इस रिपोर्ट को जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 में 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101वां है। आपको मैंने पहले भी बताया और आप देख सकते हैं ये आंकड़ा कितना डरावना है। भारत के पास सबसे ज़्यादा लैंड है पूरे विश्व में, हमसे बड़ा रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर का सबसे बड़ा लैंड है हमारे पास। लेकिन 7वें नंबर का भले ही लैंड है, सबसे बेहतर इन सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है हमारे पास, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य हमारे पास भूमि है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास मानव पूंजी है, हमारे पास प्राकृतिक पूंजी है। फिर भी हम देखिए 116 देशों की श्रेणी में 101वें स्थान पे हैं और गंभीर भूखमरी की स्थिति है हमारे यहाँ। क्यों इतनी दयनीय स्थिति होती जा रही है हमारी? आपको पता है जितने खाद्यान्न हर साल हमारे यहाँ स्टोरेज हुए बिना रह जाते हैं, जितने खाद्यान्न हमारे यहाँ सही स्टोरेज व्यवस्था ना होने की वजह से सड़ जाते हैं, उतना अनाज यूरोपीय कंट्रीज़ एक साल में कंज्यूम करते हैं। यानी कि जितनी यूरोपीय कंट्रीज़ मिलकर एक साल में खाते हैं उतना हम हर साल सड़ा देते हैं। या हमारे यहाँ लोगों की लापरवाहियों से, प्रशासन की लापरवाहियों से, सरकार की लापरवाहियों से सड़ जाती है। आप सोचिए हमारे यहाँ इतनी भूखमरी है, यानी कि हम हर व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, हम विदेशों को निर्यात भी कर सकते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास लैंड है, हमारे पास संसाधन है और हम अब हर स्थिति में बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे में अभी भी हमारे यहाँ भूखमरी, कुपोषण, गरीब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में। जितनी भी नेगेटिव बातें आती हैं उसमें हम हमेशा आगे रहते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें हम पीछे हैं। रीज़न क्या है? कब बदलाव होगा, कब अच्छे दिन आएंगे और कब लोग जागरूक होंगे, कब लोग अपने अधिकारों का डिमांड करेंगे, कब लोग जवाब मांगेंगे हमारे यहाँ के प्रशासन से, हमारे यहाँ की सरकार से कि वो जो वादे करते हैं वो कब पूरा करेंगे, वो दिन कब आएगा, उन्हें और कौन से संसाधन मिलेंगे जब वो और बेहतर काम करेंगे। हमारे जो संसाधन थे, जो हमारी पूंजियों से बने हुए संसाधन थे, उन्हें तो नीलाम कर दिया जा रहा है। आगे चल के वो और क्या नया चमत्कार करेंगे या क्या नया उनको इनकम मिलेगा जब वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के बाद हमारे बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर सोचा जाए तो वाकई में बहुत खतरनाक स्थिति है। और ये चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बता रही हैं कि हमारे यहाँ प्रेस की स्थिति खराब है, खुशहाली में हम पीछे हैं, मानव विकास डेवलपमेंट में हम पीछे हैं, हम भूखमरी में आप देख रहे हैं कितनी अच्छी मतलब खराब स्थिति है, लैंगिक अंतराल में हम पीछे हैं। कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। एक रिपोर्ट है जिसमें पर्यावरण सूचकांक, इसमें हम टॉप 10 देशों में 10वें स्थान पे है, अन्यथा सभी सूचियों में हमारी स्थिति बहुत सोचनीय है, बहुत दयनीय है। ये चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप देख रहे हैं पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 1 से 1वां स्थान है 2021 में। अब 2022 का रिपोर्ट आएगा तो क्या स्थिति होगा, ये बदलता रहता है, इसीलिए मैंने इस तरह के डाटा कम शामिल किया है, क्योंकि ये बदल जाएंगे और फिर ये आपके काम के नहीं रहेंगे। इससे आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। इसका बस यही सोल्यूशन है कि आप बार बार इससे अपडेट रहें। दूसरा है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत है ये गंभीर स्थिति में है।
तो आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया बच्चों, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं आपके। आपका सही कथन ही बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक भूख सूचकांक में निम्न में से किस किस मद को शामिल किया जाता है। भूख सूचकांक में हम कौन कौन सी मदें शामिल करेंगे आपको बताना है। कुपोषण, तीव्र अल्पपोषण, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, भूख सूचकांक में हम किन किन मदों को शामिल करते हैं और भूख सूचकांक में कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं या नहीं, आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, आपको बताना है क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है, या पहला तीसरा और चौथा सही है, या कि सभी सही हैं। तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। आपको पता कुपोषण बिल्कुल बताएगा, भूख जो सूचकांक है ये इसमें शामिल किया जाता है। कुपोषण के स्तर को देखा जाता है, तीव्र अल्पपोषण को देखा जाता है कि कितना कम अल्पपोषण है यहाँ पे, और बाल मृत्यु दर को देखा जाता है कि कितना ज़्यादा संख्या में बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये तीन चीज़ें शामिल की जाती हैं आपके वैश्विक भूख सूचकांक में। मातृ मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और आप देख रहे हैं चौथा इसमें भी है, आपका डी भी नहीं होगा और आपका सी भी नहीं होगा, आपका बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कुपोषण, तीव्र अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर, इसी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है वैश्विक आर्थिक मंच, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है WTO और चौथा है विश्व बौद्धिक संपदा। तो आप बताएंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन मीन्स क्या होता है, नई नई चीज़ों को खोजना, नए नए आविष्कार करना, नई नई चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना, जीवन को आसान, सस्ता और सुलभ बनाना। तो इससे आप देख सकते हैं, आप बहुत आसानी से संस्था को जान सकते हैं कि कौन है। ये इनोवेशन हम कैसे करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता से करते हैं। कौन सी संस्था करेगी प्रकाशित, विश्व बौद्धिक संपदा करेगी। ये WTO भी नहीं है, विश्व बैंक भी नहीं है और वैश्विक आर्थिक मंच भी नहीं है। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था है जो गरीबी सूचकांक यानी कि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करता है, वो संस्था कौन सी है। क्या ये WTO है, या विश्व बैंक है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या UNDP है। ये भी बहुत आसान है बच्चों, कुछ चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर जरा सा भी पढ़ने वाले प्राणी हैं, सोचने वाले प्राणी हैं। आपको पता है, ये देख रहे हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करेगा, जो विकास के बारे में सोचेगा, जो आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। आपको पता है WTO ये आपका व्यापार से संबंधित संस्था है। आपको पता विश्व बैंक ये आर्थिक मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये व्यापार के संतुलन को ध्यान देता है। आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये आपका इसको प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किन किन चरों को शामिल किया जाता है। ये आपने था कि कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, और ये है कि कौन कौन सी चीज़ों को मानक बना के हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करते हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है जीवन निर्वाह स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है आपका शिक्षा, और चौथा है आपका कुपोषण। तो आपको बताना है बच्चों बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको भी बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुआयामी गरीबी है और ये आपका भूख है। अगर आपका कुपोषण यहाँ है तो आपका कुपोषण यहाँ नहीं होगा। भूख में आपका कुपोषण शामिल है, बहुआयामी गरीबी में कुपोषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी की बात कर रहा है। गरीबी कब आती है, कुपोषण से गरीबी नहीं आती, भूखमरी से गरीबी आती है। और गरीबी से कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, स्वास्थ्य की समस्या आएगी, जीवन निर्वाह की समस्या आएगी और शिक्षा की समस्या आएगी। तो ये बहुआयामी गरीबी के लिए हम क्या देखते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि नहीं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, जो जीवन स्तर है प्रति व्यक्ति आय अच्छी है कि नहीं। यानी कि एक तरीके से मानव या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जैसे काम करता है। ये बहुआयामी जो गरीबी है ये आपका पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन लेगा। आपका चौथा नहीं है कुपोषण, तो आप देख रहे हैं कुपोषण इसमें भी है, कुपोषण इसमें भी है और कुपोषण इसमें भी है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना कौन सा संस्था है जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स को जारी करता है। पहला है विश्व आर्थिक मंच,
दूसरा है यूनाइटेड नेशन, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। आपको बताना है बच्चों कौन सी संस्था है जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स को जारी करता है। तो ये भी आपके लिए आसान होना चाहिए, अगर नहीं है तो अब मत भूलिएगा। आपकी जो संस्था है वो जो है न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, विश्व बैंक नहीं है, यूएनओ तो कोई इस तरह का रिपोर्ट जारी नहीं करता है और विश्व आर्थिक मंच भी नहीं है। आपका न्यू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ये जारी करता है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। और हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस आधार पे जारी होता है ये सुन लीजिएगा, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी संस्था जारी करती है और क्यों करती है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह या कौन सा जो देश है वो अपने यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई प्लैनेट तब तक सुखी रहेगा, कोई प्लैनेट तब तक सुरक्षित रहेगा, कोई प्लैनेट तब तक जीवन योग्य रहेगा जब तक वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह उपयोग होगा। अगर इस तरह से उपयोग नहीं होगा तो वो प्लैनेट कभी हैप्पी रह ही नहीं सकती। वहाँ पे महामारी आएगी, वहाँ पे बीमारी आएगी, वहाँ पे कुपोषण होगा, वहाँ पे प्रदूषण होगा, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। यानी कि ये है प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। अगर प्राकृतिक संसाधनों का आप सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो है प्लैनेट हैप्पी होगा, हैप्पी प्लैनेट होगा। तो आप देख सकते हैं न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ही इसको जारी करेगा। आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये इंडेक्स कौन जारी करता है। नेक्स्ट है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स में निम्न में से किन किन घटकों को शामिल किया जाता है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स को बताती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, प्राकृतिक रिसोर्सेज होंगे उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उसमें। तो अब इसको सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। पहला है जीवन प्रत्याशा यानी कि कोई व्यक्ति कितना दिन जिएगा। दूसरा पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी कि किसी भी प्राकृतिक रिसोर्स का आप किस तरह से उपयोग करते हैं। तीसरा खुशहाली, चौथा है परिणामों में असमानता और पांचवा है प्रति व्यक्ति आय। तो आपको बताना है बच्चों हैप्पी प्लैनेट यानी कि कोई प्लैनेट हैप्पी है कैसे रहेगा या किस आधार पे ये बनता है। तो आपको यहाँ बहुत आसान है, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं होता। प्रति व्यक्ति आय का नेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपका अलग चीज़ होता है, ये समृद्धि का पार्ट है, ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स में नहीं आता। तो अगर प्रति व्यक्ति आय को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका डी भी खत्म, सी भी खत्म, बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा है यानी कि अगर आप अपने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग करेंगे, बीमारियाँ नहीं आएंगी, लॉन्ग टाइम तक जीवित रहेंगे, बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होगी आपके यहाँ, जो कि आपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया है। तो जीवन प्रत्याशा अच्छा होगा, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी कि आपके यहाँ पारिस्थितिकी बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वाटर फुटप्रिंट, लैंड फुटप्रिंट, ये सारे फुटप्रिंट जब आप सही तरीके से वर्क करेंगे तो ये बिल्कुल सही है। खुशहाली रहेगा, जब आप स्वस्थ हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, नेचर है, सब कुछ नेचुरल है, तो जाहिर सी बात है खुशहाली तो रहेगी ही रहेगी। और परिणामों की में असमानता, यहाँ पे क्या होंगे, परिणाम कभी एक समान नहीं होंगे। प्राकृतिक जहाँ चीज़ें होती हैं, लोग प्राकृतिक पे आधारित होते हैं, वहाँ सब कुछ एक जैसे नहीं होता है। तो बिल्कुल है, ये भी रहेगा। और प्रति व्यक्ति आय हट गया है, तो आप देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किन किन सूचकांकों की सहायता से बनता है। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आपको बताना बहुत आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे लैंग्वेज को बस चेंज कर दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे तरीका बदल दिया जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी कोई तरीका बदल ले, आप बहुत आसानी से उसको सही कर सकते हैं। तो पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, क्या मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा शामिल होता है। दूसरा है शिक्षा सूचकांक, क्या शिक्षा सूचकांक को शामिल किया जाता है। और तीसरा है गरिमामय जीवन स्तर, यानी कि जिसके पास पैसे अच्छे हो, इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो। अगर कोई इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होगी, गरीब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो भी सम्मान से जी सकेगा, हर सामानों का अपने यहाँ उपयोग कर सकेगा, उसके यहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था अच्छी होगी। तो आपको बताना है क्या ये शामिल है। और चौथा है लिंग असमानता सूचकांक, यानी कि महिला और पुरुषों की जो संख्या है उसमें कितनी असमानता है। आपको बताना है बच्चों कि कौन से आधार पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, क्या पहला दूसरा तीसरा है, या पहला दूसरा चौथा है, या पहला और तीसरा है, या सभी हैं।
तो इसकी पहले ही हमने बात की कि मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं और वो 3 चीज़ें अपने आप में सभी चीज़ों को समाहित कर लेती हैं। जहाँ पे शिक्षा अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पैसे होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे तो लिंग असमानता अपने आप दूर हो जाएगा। तो आपको पता है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा और आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा की व्यवस्था, गरिमामय जीवन या प्रति व्यक्ति आय, इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप रट नहीं रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहाँ बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपने ज्ञान को यूज़ करेंगे और बेहतर नंबर लेकर के आएंगे। इसी के साथ हम आगे इस तरह के क्वेश्चन को लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।